आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ताम्र पाषाण युग की विशेषताएं पढ़ ली थी। अब उसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ताम्र पाषाण युग का महत्व क्या था? तो ताम्र पाषाण युग का महत्व यह है कि ताम्र पाषाण युग में तांबे का प्रयोग शुरू हुआ था और इसी तांबे के प्रयोग ने आगे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आधार तैयार किया है। तो जो ताम्र पाषाण काल में तांबे का प्रयोग शुरू हुआ, वही सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े पैमाने पर तांबे का प्रयोग होने लगा। तो ताम्र युग का इसने आधार बनाया था। तो चलिए लिखते हैं पहला, ताम्र पाषाण युग में तांबे का सीमित मात्रा में प्रयोग शुरू हुआ। तांबे का सीमित मात्रा में प्रयोग शुरू हुआ और बाद में ताम्र युग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापक पैमाने पर तांबे का प्रयोग शुरू हुआ। इस प्रकार ताम्र पाषाण युग ने या ताम्र पाषाण काल ने या युग ने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आधार का निर्माण किया। जो ताम्र पाषाण युग में तांबे का सीमित मात्रा में प्रयोग होता था, तो कम मात्रा में प्रयोग शुरू हुआ और बाद में ताम्र युग सिंधु घाटी सभ्यता आई, उसमें व्यापक पैमाने पर तांबे का प्रयोग शुरू हुआ। इस प्रकार ताम्र पाषाण काल ने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए आधार का निर्माण किया, शुरुआती आधार। दूसरा है कि ताम्र पाषाण काल में काले और लाल मृद भांडों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था और यही मृद भांड आगे भी प्रयोग किए जाते रहे। तो मृद भांडों के लिए भी ताम्र पाषाण युग का महत्व है। तो लिखते हैं, ताम्र पाषाण युग में काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग होता था। जो आगे के काल में भी जारी रहा। इस प्रकार ताम्र पाषाण काल ने मृद भांड निर्माण को विकसित किया। जो ताम्र पाषाण युग में काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग होता था, जो आगे चल के काल में भी जारी रहा। तो जो ताम्र पाषाण काल था, उसने मृद भांड निर्माण को विकसित किया था। ताम्र पाषाण काल में कृषि का उत्पादन बढ़ा और इसी बढ़े हुए उत्पादन ने
उत्पादन से आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता जैसी नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। तो क्या हुआ, ताम्र पाषाण काल में कृषि का उत्पादन बढ़ा और फिर यही उत्पादन आगे भी बढ़ता रहा। तो जब आगे उत्पादन बढ़ता रहा तो इसी ने सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता का विकास किया। शहर के लिए क्या होता है, शहरों में उत्पादन बहुत कम होता है और मेनली उत्पादन गाँव में होता है। जब ज्यादा बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है तो क्या होता है, कुछ लोग गाँव छोड़ के शहर चले जाते हैं। जब वो शहर में आ जाते हैं तो शहर में अलग अलग व्यवसाय करने लगते हैं। अगर गाँव में उत्पादन ज्यादा नहीं होगा तो लोग शहर आ नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने अनाज बोया कहीं पे खेत में, जब हमारे पास ज्यादा अनाज होता है तो हम उसको किसी को बेच देते हैं। अगर हमारे पास अनाज ही कम होगा तो हम किसी को बेचेंगे ही नहीं। तो जो नगर में लोग होंगे वो क्या खाएंगे जब हम अनाज को बेचेंगे ही नहीं। तो उनको भी गाँव में ही रहना पड़ेगा अपने अनाज की पूर्ति के लिए। तो इसलिए ताम्र पाषाण काल में उत्पादन बढ़ गया और फिर वही उत्पादन बढ़ता रहा तो वो शहर के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरा था। तो उसी ने सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता के लिए आधार का निर्माण किया। ये ताम्र पाषाण युग की दुर्बलताएं, दुर्बलताएं मतलब कमजोरियां, ताम्र पाषाण युग की दुर्बलताएं या इसी को कमजोरियां भी कह सकते हैं या कमियां। तो जो ताम्र पाषाण युग था ये हड़प्पा की तरह नगरीय सभ्यता नहीं बन पाया था, ये ग्रामीण संस्कृति बनी रही थी। तो ऐसी क्या कमियां थी इनकी, ऐसी इन्होंने क्या गलतियां कर दी थी कि ये नगरीय सभ्यता नहीं बन पाए, तो उसको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो ताम्र पाषाण युग की दुर्बलताएं, कमजोरियां, कमियां क्या थी। पहली, पशुओं का संपूर्ण उपयोग नहीं कर पाए, पशुओं का संपूर्ण उपयोग नहीं कर पाए। पिछली क्लासेज में हम लोगों ने एक बार देखा था कि ताम्र पाषाण युग के लोग पशु मुख्यतः मांस के लिए पालते थे, दूध के लिए नहीं पालते थे। जैसे आजकल हम लोग पशु दूध के लिए पालते हैं, ये मुख्यतः मांस के लिए पालते थे। ये कहते थे कि जो पशुओं का दूध होता है वो केवल उनके बच्चों के लिए होता है, तो हम पशु पालेंगे केवल मांस के लिए। जब केवल मांस के लिए पालोगे, दूध का उपयोग ही नहीं करोगे तो पूरा उपयोग कैसे कर पाओगे। तो इसमें लिखते हैं ताम्र पाषाण युग के लोग, ताम्र पाषाण युग के लोग मवेशियों, मवेशी मतलब गाय भैंस बकरी आदि, गाय बकरी भेड़ आदि को केवल मांस के लिए पालते थे, केवल मांस के लिए पालते थे। वे दूध के लिए पशुओं को नहीं पालते थे, पशुओं को नहीं पालते थे। उनके अनुसार दूध केवल पशुओं के शिशुओं के लिए, पशु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। इस प्रकार ताम्र पाषाण युग के लोग पशुओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए,
पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। तो जो ताम्र पाषाण युग के लोग हैं, इनका पशुओं का संपूर्ण उपयोग नहीं कर पाए। क्यों? ताम्र पाषाण युग के लोग मवेशियों, गाय, बकरी, भेड़ आदि को केवल मांस के लिए पालते थे। वो दूध के लिए पशुओं को नहीं पालते थे। उनके अनुसार दूध केवल पशुओं के शिशुओं के लिए है। जब इन्होंने दूध का उपयोग किया, नहीं केवल मांस के लिए उपयोग किया, दूध और मांस दोनों के लिए उपयोग करते तो पूर्णतः उपयोग कर पाते। लेकिन जब ये पूरी तरह से उपयोग इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि केवल मांस के लिए पाला और दूध के लिए इनका उपयोग नहीं किया। अगली दुर्बलता है, दूसरी कमजोरी कि कृषि का उत्पादन आवश्यकता अनुसार कृषि का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ा। पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ा। कृषि का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ा था। क्योंकि क्या हुआ था, ताम्र पाषाण युग में केवल तांबे का प्रयोग होता था और तांबा होता है थोड़ा लचीला। तांबे का हल बनाओगे तो उससे खेत जोत नहीं पाओगे। जब खेत नहीं सही से जुतेगा तो फिर कृषि का उत्पादन भी नहीं बढ़ पाएगा। तो लिखते हैं, ताम्र पाषाण काल में केवल तांबा उपलब्ध था। धातु केवल तांबा धातु उपलब्ध थी। केवल तांबा धातु उपलब्ध थी। लोहा उपलब्ध नहीं था। लोहा उपलब्ध नहीं था। तांबा एक लचीली धातु है। तांबा एक लचीली धातु है। तांबा एक लचीली धातु है। और लोहे के फाल न होने के कारण और लोहे के उपलब्ध न होने के कारण धातु के हल नहीं बन सके। धातु के हल नहीं बन सके। तथा खेतों की गहरी जुताई नहीं हो पाई। खेतों की गहरी जुताई नहीं हो पाई। इसी कारण ताम्र पाषाण काल में कृषि का उत्पादन लौह काल की कृषि का उत्पादन बहुत अधिक नहीं बढ़ा। अगली विशेषता है, दूसरी विशेषता कि कृषि का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ा क्योंकि ताम्र पाषाण काल में केवल तांबा धातु उपलब्ध थी, लोहा उपलब्ध नहीं था। तांबा एक लचीली धातु है तथा लोहे के उपलब्ध न होने के कारण धातु के हल नहीं बन सके तथा खेतों की गहरी जुताई नहीं हो पाई। इसी कारण ताम्र पाषाण काल में कृषि का उत्पादन बहुत अधिक नहीं बढ़ा। जब लोहे का फाल होता है तभी उत्पादन ज्यादा होता है, तभी गहरी खुदाई हो पाती है खेत में और उत्पादन बढ़ता है। लेकिन इसमें जब लोहे के फाल ही नहीं बन पाए तो उत्पादन ही नहीं बढ़ पाया, तो पूरा कृषि का उपयोग नहीं हो पाया, पूरा कृषि का उत्पादन बढ़ नहीं पाया। अगली विशेषता है कि कांसे का उपयोग नहीं किया। ताम्र पाषाण काल के लोगों ने ताम्र पाषाण काल के लोगों ने ताम्र पाषाण काल के लोग केवल
यहाँ से लिखते हैं इधर से। ताम्र पाषाण काल के लोग तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा बनाना नहीं जानते थे। कांसा बनाना नहीं जानते थे, जिससे मजबूत हथियार नहीं बन सके। जिससे मजबूत हथियार नहीं बन सके और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हड़प्पा की तरह ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता की तरह नगरीय सभ्यता नहीं बन पाई। नगरीय सभ्यता नहीं बन पाई। जो ताम्र पाषाण काल के लोग हैं वो तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा बनाना नहीं जानते थे, जिससे मजबूत हथियार और भी उपकरण जो भी हैं वो चीजें नहीं बन सकी। और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता की तरह नगरीय सभ्यता नहीं बन पाई, क्योंकि नगरीय सभ्यता में बहुत सी चीजें बनाने के लिए, बहुत सी इमारतें और बहुत सी चीजें बनाने के लिए मजबूत धातु की आवश्यकता होती है। वो मजबूत धातु, तांबा उतनी मजबूत धातु नहीं होती है, तांबा लचीली धातु होती है। तांबा से कोई बड़ी इमारत कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है, कोई मजबूत चीज। इसलिए वो ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृतियां थी वो ग्रामीण ही रह गई, वो नगरीय नहीं बन पाई। तो ये कुछ दुर्बलताएं हैं। अगली दुर्बलता है ग्रामीण संस्कृति। ये कमजोरी है सिंधु घाटी की। बहुत सारी ताम्र पाषाण संस्कृतियां हड़प्पा के लगभग समकालीन है सिंधु घाटी सभ्यता की, और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी और ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां ग्रामीण ही रह गई। तो ये दुर्बलता ही तो है। लिखते हैं, बहुत सी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां सिंधु घाटी की नगरीय सभ्यता के समकालिक होते हुए भी ग्रामीण संस्कृति ही बनी रही। सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृतियां हैं, बहुत सी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां, वो सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता की समकालीन थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तब ताम्र पाषाण कालीन बहुत सी संस्कृतियां थी। पीछे हमने संस्कृतियां देखी थी कौन सी किसके समकालीन है, कौन हड़प्पा के समकालीन है, कौन पूर्व हड़प्पा कालीन है। लेकिन जो समकालीन थी, जब हड़प्पा सभ्यता नगरीय है तो इनको भी नगरीय होना चाहिए, लेकिन ये तब भी नगरीय नहीं बन पाई, ये तब भी ग्रामीण ही थी। अगली इसकी दुर्बलता है उच्च शिशु मृत्यु दर। हड़प्पा में मृत्यु दर बहुत उच्च थी शिशुओं की, बच्चों की। महाराष्ट्र में बहुत से स्थल मिले हैं जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में शिशुओं की कब्रें मिली हैं, अवशेष मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि लगता है शिशु मृत्यु दर भी उच्च थी। तो मतलब वहां पे अनाज का उत्पादन तो काफी बड़ी मात्रा में हुआ, पर उतना बड़ी मात्रा में नहीं हुआ कि शिशु मृत्यु दर रोका जा सके। जोरवे ये महाराष्ट्र का स्थान है।
महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों की कब्र मिलने से बच्चों के अवशेष की कब्र लिखो। बच्चों की कब्र, बच्चों के शव लिख लेते हैं। शिशुओं की, बड़ी संख्या में शिशुओं के कंकाल मिलने से पता चलता है कि हड़प्पा की ताम्रपाषाण की वहां पर शिशु मृत्यु दर उच्च थी। वहां पर शिशु मृत्यु दर उच्च थी। या स्वास्थ्य कुप्रबंधन, महामारी तथा अनाज का समुचित उपयोग न होने का संकेत देती है। तो जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां, उनमें शिशु मृत्यु दर उच्च होने का भी कहीं कहीं संकेत मिलता है। जोरवे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में शिशुओं के कंकाल मिलने से पता चलता है कि वहां पर शिशु मृत्यु दर उच्च थी। शिशु मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं 4-5 साल तक के, उनको शिशु कहा जाता है। इनकी मृत्यु दर उच्च थी। यह स्वास्थ्य कुप्रबंधन, महामारी तथा अनाज का समुचित उपयोग न होने का संकेत देता है। तो ये भी एक कमजोरी है कि इतनी शिशु मृत्यु दर कहीं पर नहीं होनी चाहिए। अगली दुर्बलता है ताम्रपाषाण काल की कि ये लेखन कला नहीं जानते थे। लेखन कला नहीं जानते थे। जब तक कोई सभ्यता लिखना नहीं जानती तो वो विकसित नहीं हो सकती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, वहां के लोग तो लिखना जानते थे, लेकिन ये लिखना नहीं जानते थे। जब कोई लिखना नहीं जानेगा तो अपनी बातों को आगे कैसे बढ़ाएगा, आगे की पीढ़ी को कैसे सिखाएगा। तो ये अच्छी विकसित सभ्यताएं नहीं मानी जाती हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग लिपि का विकास नहीं कर पाए थे। और बिना लिपि के बातों को या जानकारी को लंबे समय तक संरक्षित रखना तथा आगे की पीढ़ी तक पहुंचाना संभव नहीं होता है। इस प्रकार ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियां
बिना लेखन कला के संस्कृतियां विकसित नहीं मानी जा सकती। विकसित नहीं मानी जा सकती है। तो जो ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियां थी, ये लोग लेखन कला नहीं जानते थे। ताम्र पाषाण के लोग काल के लोग लिपि का विकास नहीं कर पाए। लिपि मतलब जो लिखने की लिपि होती है, और बिना लिपि के जानकारी को लंबे समय तक संरक्षित रखना तथा आगे की पीढ़ी तक पहुंचाना संभव नहीं होता। इस प्रकार ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियां विकसित नहीं मानी जा सकती। जो संस्कृत लिखना नहीं जानती उसे विकसित नहीं माना जाता है। तो ये इस तरह से ताम्र पाषाण काल की क्लास पूरी हुई। हम लोगों ने 4 पार्ट में ताम्र पाषाण काल की क्लास पूरी कर ली है, और एक क्लास स्लाइड के माध्यम से थी। इस तरह से 5 क्लास में हम लोगों ने ताम्र पाषाण काल पूरा कर लिया है। 4 क्लास व्हाइट बोर्ड के माध्यम से और एक स्लाइड के माध्यम से। इससे आप ताम्र पाषाण काल पूरा कर लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।